પૂજયંતે રમંતે તત્ર દેવતા, એટલે કે જ્યાં જ્યાં નારીની પૂજા થાય છે ત્યાં થાય છે દેવતાનો વાસ. અને એ જ નારી શક્તિનું પૂજન કરવાનો આજનો છે વિશેષ દિવસ, કારણ કે આજે છે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ. આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની અલગ અલગ રીતે ઉજવણી થતી હોય છે અને દર વર્ષે તેની થીમ અલગ અલગ બદલાતી હોય છે. વર્ષ 2023ની આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ મહિલા દિવસની ઉજવણીની થીમ છે ટેકનોલોજી એન્ડ ઇનોવેશન ફોર જેન્ડર ઇક્વાલિટી, ડિઝિટ ઓલ. અને જે ઓલ છે એ કેપિટલ લેટર્સમાં છે. એટલે આજના આ પ્લેટફોર્મ પર હું જાગૃતિ આપ તમામ દર્શક મિત્રોને અને નારી શક્તિને પ્રણામ કરું છું. અને આજની આ સફરમાં મારી સાથે પણ એવી જ એક નારી શક્તિ જોડાયેલી છે, જે આઈએએસ ઓફિસર છે, ગુજરાત ઇન્ફોર્મેટિક્સ લિમિટેડ એટલે કે ગિલના તેઓ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પણ છે. તો આપણે મુલાકાત કરીએ અને તમારી સાથે વાતચીત કરાવીશું શ્રીમતી ગાર્ગી જૈન સાથે. ગાર્ગીજી, સૌથી પહેલાં તો આજે આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ મહિલા દિવસ છે, તો તેની આપણે ખૂબ ખૂબ શુભકામના. नमस्ते, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं. મેમ, દરેક વખત એવું હોય છે કે અલગ અલગ થીમ ઉપર આપણે વિશ્વ મહિલા દિવસની ઉજવણી કરતા હોઈએ છીએ. આ વખતે થીમ જે છે એ ખૂબ જ સારી છે અને સમાજને સંદેશ પણ આપી રહી છે. ડિઝિટ ઓલ. ઓલ છે એ કેપિટલ લેટર્સમાં છે. ઇનોવેશન ટેકનોલોજી ફોર જેન્ડર ઇક્વાલિટી. લાગી રહ્યું છે કે આજના સમયમાં આ જેન્ડર ઇક્વાલિટી જળવાઈ રહી છે. जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करें, पुराने समय से कंपेयर करें तो एक लिमिट क्रॉस की है हमने. एक थ्रेशोल्ड जो था उसको वहाँ तक हम पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी जहाँ हम एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे जेंडर इक्वालिटी अगर एक्चुअल टर्म्स में देखें तो वो बहुत ज़्यादा दूर है. કોઈ પણ ક્ષેત્ર એવું નથી કે જ્યાં નારીનો પરચમ ના વાગતો હોય. ક્રિકેટ હોય, એટલે સ્પોર્ટ્સ હોય, કલા હોય કે કોઈ પણ એક્સેટ્રા તમે ફિલ્ડ લઈ લો. તમે જે ફિલ્ડ ઉપર અત્યારે બિરાજમાન થયા છો, કારણ કે ગિલ અને તેના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પદ ઉપર આપ બિરાજમાન થયા છો, કેટલો સંઘર્ષ તમે વેઠ્યો હતો આ પદ પર આવવા માટે? मैं जब छोटी थी तो हमेशा मेरे पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एजुकेशन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था. एजुकेशन पाना या फिर स्कूल जाना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैंने उसमें नहीं किया. बचपन से ही मैंने सीखा था अगर हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा, जो हम बनना चाहते हैं वो हम बन जाएंगे. तो मेरी मम्मी वर्किंग हैं, वो लेक्चरर हैं, पापा भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं. तो मुझे बचपन से ही बहुत छोटेपन में तो मुझे लगता था मुझे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनना है. ये सपना था मेरा, क्योंकि मुझे पता था वो सबसे बड़े पोजीशंस हैं जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं. धीरे धीरे मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये सब भी एग्जिस्ट करता है. देन मैंने इंजीनियरिंग की. इंजीनियरिंग मैंने एनआईटी जयपुर से की थी, सरकारी कॉलेज से ही की थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. उसके बाद प्लेसमेंट मेरा माइक्रोसॉफ्ट में हुआ था. हैदराबाद में मैंने 1 साल काम किया. जब मैं हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रही थी वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, हैंडसम सैलरी थी, बट कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन मिसिंग था. मतलब जब घर आके आप रात को सोते हो तो आप सोचते हो आपने पूरे दिन ऐसा क्या किया जो आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है. तो वो चीज़ मैं समझ नहीं पा रही थी, ऐसा मैंने क्या किया है जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ. तो तब मैंने सोचा कि अब और क्या नया किया जाए. मेरी एज 21 ईयर्स ही थी. तो मुझे लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं तो वो हम ट्राई करते हैं. इसमें मुझे इसलिए आने में इंटरेस्ट हुआ, ऐसा नहीं था कि मुझे कलेक्टर बनना है इसलिए मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तब बिल्कुल भी नहीं था. क्योंकि मैंने सुना भी यूपीएससी के बारे में और आईएएस के बारे में तभी था जब मैं सोच रही थी कि अब माइक्रोसॉफ्ट से नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए. तो जब मैंने आईएएस के बारे में सुना तो मुझे पता चला कि ये इसकी जो जब हम तैयारी करेंगे तो हर फील्ड के बारे में हम पढ़ाई करेंगे और उसकी हमें नॉलेज होगी. तो उससे जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है वो बहुत डेवलप होगी, नॉलेज डेवलप होगी. तो बाद में सिलेक्शन होता है या नहीं होता है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप तैयारी के बाद एक बेहतर इंसान बन के निकलोगे. तो मैंने इसकी तैयारी करना स्टार्ट किया. पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट दिया था मुझे. कभी भी ऐसा नहीं था कि इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, ये जॉब छोड़ के क्यों आपको वापस से फ्रेश स्टार्ट करना है. जनरली ऐसा होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी एग्जिस्ट कर रही है, अब इस सिक्योरिटी को छोड़ के फिर से क्यों शुरुआत से शुरू करना है. कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला. फैमिली के बहुत सारे लोग थे जो बोलते थे अब तो बेटी सेटल हो गई है, जैसा कि हमारे समाज में बोला जाता है, चलो इसकी शादी कर लेनी चाहिए आपको. बट मेरे पेरेंट्स कभी ऐसा नहीं सोचते थे. उन्होंने जैसे मेरे भाई को ट्रीट किया वैसे वो मुझे ट्रीट करते थे और उन्होंने हमेशा मुझे फ्रीडम दी है, मैं अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले सकूँ. मैंने जॉब छोड़ा, तैयारी करना स्टार्ट किया. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी में 3 स्टेजेस होते हैं.
प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो मैंने प्री क्लियर किया था, मेंस क्लियर किया था। इंटरव्यू का फाइनल जब रिजल्ट आया तो मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। 12 मार्क्स से मैं रह गई थी फाइनल लिस्ट में आने से। तो मैं काफ़ी दुखी थी। मैंने पापा को कॉल किया कि पापा फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया है। तो एक छोटी सी बात पापा ने मुझे बोली थी कि असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। तो बस नेक्स्ट डे से ही मैंने वापस से तैयारी करना स्टार्ट किया। देन सेकेंड अटैम्प्ट में मेरी 45th रैंक आई थी। जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मैं बेड पे थी और मैं एकदम से मैंने जंप किया कि वाओ मेरी 45th रैंक आई है। एक्चुअली यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विसेज ही एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे ये आपकी अगर लाइन है तो इस दिन आप यहाँ होते हो, सिलेक्शन के बाद एकदम से यहाँ पहुँच जाते हो, हाई प्रोफाइल आपकी हो जाती है। सब लोगों को लगता है कि वाओ आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया है, बोला जाता है कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो स्ट्रगल मैं बोलूँगी कि पढ़ाई के टर्म्स में मैंने स्ट्रगल किया, बट मैं हमेशा से मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट था, तो उसमें भी ऐसे मतलब बहुत नॉर्मल था मेरे लिए। और कभी फैमिली की तरफ से ऐसा प्रेशर नहीं था, कभी भी मुझे वो एनवायरनमेंट मिला ही नहीं जहाँ पे मुझे लगे कि कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने सपने के पास जाना चाहती हूँ, बट कुछ तो ऐसा है जो मुझे रोक रहा है। કે છોકરી એક એજમાં આવે એટલે એના લગ્ન કરાવડાવો, ઠરીઠામ કરાવડાવો, દીકરી પારકી થાપણ કહેવાય, સાપનો ભારો કહેવાય, આવી બધી કહેવતો પણ છે। તો એવી છોકરીઓ જ્યારે આગળ વધવા માંગતી હોય છે પણ ઘરના લોકો જે લોકોને સપોર્ટ ન કરતા હોય, તો એવા સંજોગોમાં એવી દીકરીઓએ શું કરવું જોઈએ? एक्चुअली बहुत सारे सिचुएशंस, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। अभी हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। मुझे आप देखें, आप यहाँ तक पहुँची हैं, आपको देखें, हमारी प्रेसिडेंट को देखें, तो उन लोगों को देखकर लगता है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को देखें, कि कितना आसान है लेडीज़ के लिए इस लेवल तक पहुँचना, बट उतना है नहीं। ये बहुत 0.001% ही ऐसी विमेन हैं जो उस लेवल तक पहुँच पाती हैं। ऐसा नहीं है उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी हर औरत के अंदर होती है, लेकिन वो जो एनवायरनमेंट होता है वो हर किसी को नहीं मिल पाता है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है हमारी सोसाइटी में अभी भी ये चीज़ मानी जाती है कि आप देखोगे न्यूज़ में सारी जगह आपको बोलते हुए यही नज़र आएंगे लोग कि लड़कियों को तो हमने खुले पंख दे दिए हैं, पूरी फ्रीडम है, इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आप देखेंगे इंटरनली तो इंटरनलाइजेशन बचपन से ही ऐसा होता है। लड़कियों को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि कुछ घर की ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़कों को लगता है ये हमारे राइट्स हैं, लड़कियों को हमारे लिए ये करना चाहिए, हमारी मम्मी को ये करना चाहिए, बहन को ये करना चाहिए, वाइफ को ये करना चाहिए, डॉटर को ये करना चाहिए, और मुझे बस खुले आसमान में उड़ना चाहिए, ऐसा पुरुषों को लगता है कि अगर उनकी शादी कर देंगे। इस केस में मैं सजेस्ट करूँगी कि जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, वो अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करें। उनके स्कूल में टीचर्स होते हैं, उनके थ्रू अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स आपके होते हैं वो आपका भला चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो अगर हम उनको ये विश्वास दिला सकें कि हम जो करना चाहते हैं वो अपने लिए, आपके लिए, सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, तो वो लोग भी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बहुत बार लड़कियां हार मान जाती हैं, तो वो हार हमें नहीं माननी चाहिए। हमें वो सारे एग्जाम्पल्स अपने पेरेंट्स को बताने चाहिए जहां आज लड़कियां लड़कों के साथ सिर्फ कदम मिला के ही नहीं, उनसे आगे निकल पड़ी हैं। अगर उस तरीके से हम समझाएंगे, अभी तो सरकारी सिस्टम में काउंसलर्स का भी सिस्टम है, उसके थ्रू अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो नो डाउट थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा, बट हम उस स्ट्रगल को क्रॉस करके कन्विंस कर सकते हैं। સરકારના એવા સૂત્ર છે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ અને સ્ત્રી સશક્તિકરણ ઉપર ખૂબ જ વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે છે। ગાર્ગીજી, આપને લાગી રહ્યું છે કે જેન્ડર ઇક્વાલિટીની થીમ ઉપર આપણે જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ તો એવા સંજોગોમાં આ સ્ત્રી સશક્તિકરણ હોય કે બેટી બચાવો બેટી પઢાવો, કારણ કે ગુજરાતના અનેક ગ્રામ્ય વિસ્તાર એવા છે કે જ્યાં આ વસ્તુ આપણને જોવા નથી મળતી। क्राइम रेट अगेंस्ट विमेन जो बढ़ रही है उसको अगर हम एक बार साइड में रख के इस पे फोकस करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की जो बातें करते हैं, हम ये बातें करते हैं। और ऐसा भी है, पहले तो अगर पहले का टाइम हम देखें तो बेटियों को मौके ही नहीं मिलते थे पढ़ाई के, लेकिन अभी सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिससे
वो लड़कियों को ज़्यादा राइट्स देने की कोशिश करते हैं, जिससे इक्वालिटी जैसा एग्जिस्ट करे लड़कियों और लड़कों के बीच में। पेरेंट्स की भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, रेजिडेंशियल स्कूल्स हमने बनाए हैं जो विमेन स्पेसिफिक ही हैं, विमेन हॉस्टल्स हमने बनाए हैं जहाँ पे कामकाज करने वाली महिलाएं जो हैं वो रह सकें, जिससे उन्हें एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिले और क्राइम अगेंस्ट विमेन जो बढ़ रहा है कहीं ना कहीं उसको हम घटाने की कोशिश करें। लेकिन ये सारी चीज़ें सरकार अपनी तरफ से कर रही है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी अपने अंदर जो उसने इंटरनलाइजेशन किया हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले महिलाओं को कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को उस इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से देखें ही नहीं कि आप महिला हैं। महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला कर सकती हैं। इनफैक्ट महिला वो भी कर सकती हैं जो पुरुष नहीं कर सकते। हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, हम नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो अगर इतना हम स्ट्रॉन्ग हैं, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, उसको हम अपने डिसीजंस में, अपने एक्शंस में दिखाएंगे, तो ये जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, ऊपर से हम उसे फोर्स करने की कोशिश करते हैं। इसकी जगह अगर हम खुद फील करने लगें और आसपास में जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनको फील कराने की कोशिश करें, तो हम जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे। इस चीज़ में खुद महिला का बहुत बड़ा रोल है, उसके साथ ही जो सोसाइटी के हमारे पुरुष हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर वो साथ देंगे, वो इस मिशन में कदम से कदम मिला के महिलाओं के साथ चलेंगे, तो इस गोल को रीच करना, विमेन एम्पावरमेंट, 100% जेंडर इक्वालिटी, ये बहुत आसान है। लेकिन वहीं अगर वो पंख काटने की कोशिश करेंगे अपनी वाइफ के, डॉटर के या फिर अपनी मदर के, तो उस केस में बहुत डिफ़िकल्ट होगा आगे बढ़ना। हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे लेकिन शायद स्पीड हमारा थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अगर अभी हम क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात करें, वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था, अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है, रिपोर्टिंग भी उसकी ज़्यादा हो रही है, लोगों में सोशल मीडिया की वजह से जागरूकता भी ज़्यादा आ गई है, तो लोगों को काफ़ी पता भी है उसके बारे में, और इसकी वजह से भी क्राइम रेट जो है वो हमें लगता है कि बढ़ रहा है। बट सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिससे हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। जैसे हमने विमेन स्पेसिफिक पुलिस स्टेशंस बनाए हैं, बहुत सारे सर्वेलेंस प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं जिसमें अलग अलग जगह CCTV कैमरास लगाए गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स हम प्रॉपर करें जिससे ऐसे कोई लोकेशन हो ही नहीं जहाँ पे विमेन को थोड़ा सा भी अनसेफ फील हो। इस तरह की विमेन स्पेसिफिक हेल्पलाइन हमने बनाई हैं जिससे वो कभी भी कॉल करके इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प मांग सकती हैं। तो ऐसी कोशिशें सरकार कर रही है, और क्राइम अगेंस्ट विमेन रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिज़िकली स्ट्रांग हो। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि आप कुछ भी मार्शल आर्ट जैसा होता है ना, जूडो कराटे, मतलब थोड़ा सा भी खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए इतना हम स्ट्रांग हो कि हमें किसी की हेल्प मांगने की ज़रूरत ही नहीं हो। छोटे मोटे सिचुएशंस को हम खुद ही अपने लेवल पे हैंडल कर लें। આપણી પાસે રાષ્ટ્રપતિ તરીકે દ્રૌપદી મુર્મુજી છે, પોલિટિકલ પાર્ટીઝની જો આપણે વાત કરીએ, નાણામંત્રી પણ આપણા મહિલા જ છે, પોલિટિકલ પાર્ટીઝમાં પણ મહિલાઓનો દબદબો છે, મહિલા મંત્રીગણ પણ છે, દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં એક આદર્શ વ્યક્તિત્વ હોય છે જ। તો તમારા જીવનમાં, તમારા વ્યક્તિત્વમાં એ નારી કઈ છે કે જેને તમે આદર્શ ગણતા હો? કારણ કે આજે તો નારી દિવસની આપણે ઉજવણી કરી રહ્યા છે, તો નારી પર બધા फोकस કરી રહ્યા છે। मेरी लाइफ में मेरी आइडियल नारी अगर देखा जाए तो वो मेरी मदर हैं, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है कि कैसे इंडिपेंडेंट, मेरी मम्मी जैसे मैंने आपको बताया वर्किंग है, उन्होंने घर संभाला, हमें संभाला, लेकिन वो संभाला उन्होंने इतना परफेक्टली संभाला है, उसमें मैं बताना चाहूँगी कि 100% एफर्ट मेरे पापा ने भी लगाया है। मेरी ऐसी फैमिली है जहाँ पे मैंने कभी भी मम्मी को अकेले काम करते हुए नहीं देखा। जितने भी घर के काम होते थे दोनों के बीच में इक्वल डिवीजन होता था, साथ में काम करते थे। वो कभी ऐसा नहीं होता था कि मम्मी खाना बना रही है और पापा तो ऑफिस जा रहे हैं। इनफैक्ट मम्मी सुबह जल्दी स्कूल चले जाती थी, पापा मुझे और भाई को तैयार करके भेजा करते थे। तो मेरे लिए विमेन देखा जाए तो मेरी मम्मी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने हमेशा मुझे सिखाया है कि अगर हम कुछ भी सोच लें तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। और अगर आप पूछेंगे पुरुष कौन है तो वो मेरे पापा हैं। हर कलर कुछ कहता है, तो जो ये इंटरनेशनल वुमेंस डे है उसका फेवरेट कलर है पर्पल, और पर्पल कलर की थीम पे हम लोग ये डे बना रहे हैं। आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा फेवरेट कलर तो ब्लैक है, क्योंकि हम क्रांति की बात कर रहे हैं। मेरे फेवरेट कलर की हमने बात की। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, ट्विंस हैं वो। तो हमने मैं जैन हूँ, मेरे हस्बैंड गुप्ता हैं, क्योंकि हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जो बच्चों का नाम होता है उसमें सरनेम पापा का होता है।
शादी के बाद भी ऐसा होता है कि सरनेम चेंज करना होता है लोगों को, फादर का सरनेम हटा के हस्बैंड का सरनेम लगाना होता है। मैंने अपने केस में ऐसा बिल्कुल नहीं किया, किसी ने मुझे फोर्स भी नहीं किया। आई एम थैंकफुल टू माई हस्बैंड फॉर दिस। बहुत ही ओपन माइंडेड है वो। मैं गार्गी जैन थी, गार्गी जैन से मैं गार्गी गुप्ता नहीं बनी। मेरे दोनों बच्चे, एक सानिध्य है और एक सन्निधि है, तो सानिध्य को हमने गुप्ता रखा और सन्निधि को हमने जैन रखा। तो कहीं ना कहीं छोटी सी क्रांति है ये, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन होता है ये विद इन फैमिली कि आप अपने बच्चों का नाम मम्मी के सरनेम पे कैसे रख रहे हो। बट हमने कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा लड़ाई की और उस डिसीजन को जो हम चाहते थे हमने वो कराया। तो दैट्स वाई ब्लैक इज़ माय फेवरेट कलर। તો એ ફેમિલી અને એક આ પ્રોફેશનલ કામકાજ અને એમાં પણ સરકારી જોબ કેવી રીતે બેલેન્સ કરો? एक्चुअली बैलेंस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं अगर आपकी प्रायोरिटीज़ फिक्स होती हैं। सरकारी काम ऐसा नहीं है कि 9 to 6 होता है, 10 to 7 होता है, 10 to 6 होता है। आपने देखा होगा जब भी डिज़ास्टर्स आते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो मतलब रात दिन कुछ पता ही नहीं होता है। पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम इसको संभालने की कोशिश करता है, अच्छे से संभालता भी है। तो फिक्स टाइम नहीं होते, लेकिन ये बहुत कम ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपका टाइम जो है वो फिक्स नहीं होता। अदरवाइज़ अगर आप ऑफिस में काम अच्छे से कर रहे हैं, एफिशिएंटली कर रहे हैं, ऑफिस का काम आप ऑफिस में करके अपने घर को समय दे सकते हैं। अगेन इसमें आपका फैमिली का सपोर्ट अगर आपके साथ है तो दोनों चीज़ें इजीली बैलेंस हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, थोड़ा सा है बट हमेशा बैलेंस किया जा सकता है। તો છેલ્લો સવાલ કે આજના આ ખાસ દિવસે દર્શક મિત્રોને તમે શું મેસેજ આપશો અને ખાસ કરીને નારી શક્તિને તમે સલામ કેવી રીતે કરશો? ओके, ये मैसेज मेरा फेवरेट है जो मैं आजकल हर किसी को देती हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि आप अपने आप को भूल जाते हैं। जो लेडीज़ होती हैं शादी के बाद, बच्चा होने के बाद भूल ही जाती हैं कि वो खुद भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन आप भूलिए मत, आप खुद भी एग्जिस्ट करते हैं। लाइफ इज़ अ वन टाइम इवेंट, एक ही बार हमें मिली है, इसके बाद हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो जितना समय हम अपनी फैमिली को देते हैं, बच्चों को देते हैं, उतना ही समय अगर हम खुद को दें, खुद के डेवलपमेंट को दें, फिट रहें और जो हमें अच्छा लगता है वो करें, जो हमारी हॉबी है वो हम प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करें, जो मन करता है वो करें, पर खुद के लिए कुछ करें। और ऐसा नहीं कि इतने साल तक हो जाएंगे तभी हम करेंगे, जब तक हम हैं तब तक हम वो करें जो हमारा मन करता है, जो हमें पसंद है। ये मैं मैसेज सभी को देना चाहती हूँ। થેન્ક યુ સો મચ આજના આ ખાસ દિવસે અમારી સાથે વાતચીત કરવા માટે ગાર્ગીજી। थैंक यू सो मच। તો આજે નારી શક્તિનું પૂજન કરવાનો આ દિવસ છે અને આપણી સાથે તો આઈએસ ઓફિસર ગાર્ગી જૈન જોડાયા અને તેઓએ ખૂબ જ સરસ વાત કરી છે કે સ્ત્રી હોવાથી તમે પોતાની જાતને બાંધી ન રાખો। આ આખો આકાશ તમારું છે, જે ગમે છે, જે કરવું છે મોકળાશ સાથે તમે કરી શકો છો અને તો જ તમે તમારા નારીત્વપણાને એન્જોય કરી શકો છો। આગળ મળીશું, પરંતુ ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ।